हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगली क्लास के बारे में, यानी कि जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, इसे हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेंट्रॉइड के किसी गिवन ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं इसका डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने साइंस के चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स जितने भी हैं क्लास 10 के, वो एस चंद की बुक से कंप्लीट डिस्कशन उसका हमने कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस एस चंद क्लास 10 की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इससे पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। सो ये बेसिकली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कब निकाला जाता है, जब हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो जिस केस में एक को हम बेस बोल देते हैं, ये हमारा हाइट बन जाता है। ये हाइपोटेनियस और हाइट अलग अलग चीजें होती है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। हाइट कह लीजिए या इसे परपेंडिकुलर कह लीजिए या इसे ऑल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं, तीनों ही एक ही बात है। और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये और हाइट अलग अलग चीजें होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्लास 9th में पढ़ा था बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से किस तरीके से हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है ये हमने यहाँ पे सीखा था, जिसमें एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड। यानी कि एबीसी क्या है, उन गिवन ट्रायंगल की लेंथ थी। यानी कि जैसे यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 13 दे रखा है, तो इस गिवन ट्रायंगल की लेंथ 12, 5 और 13, यही हमारा ए बी सी बन जाएगा। फिर हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे। उस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। और जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका पढ़ना है, कोई भी गिवन ट्रायंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उन गिवन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सो बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, हमारे थ्योरम यहाँ पर यह कहता है कि यदि कोई गिवन ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हमारे गिवन हो x1 y1, x2 y3, x3 y3। सो जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है हाफ ऑफ वर्टिकल बार। सो देखिए, हमने हॉरिजॉन्टल बार के बारे में क्लास 9 में पढ़ा था। जैसे कि 3.4 पर बार लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता था 3.4 हमारा इसी तरीके से कंटिन्यूअस रिपीट होता जाएगा। लेकिन जब ये वर्टिकल बार आ जाते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट बार भी कहते हैं। तो ये देखिए, वर्टिकल बार एब्सोल्यूट वैल्यू को सिग्निफिकेंट, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यह किसे शो करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को शो ऑफ करते हैं। मान लीजिए कि हमारे गिवन फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करने के बाद में -48 आ जाता है। सो हाफ ऑफ -48 करेंगे तो -24 आ जाएगा। और एरिया जो होता है वह माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, वर्टिकल बार को यहाँ पर पुटअप कर दिया है, जो अपने आप में क्या बताएगा कि गिवन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इसकी वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। सो इसका मतलब यहाँ से यह हो गया कि आपका चाहे आंसर पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो आंसर लिखना है वो इस केस में, यानी एरिया निकालने के केस में, हमेशा किस में लिखना है, पॉजिटिव में ही लिखना है। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो जो आंसर हमारा निकल कर आया, मान लीजिए कि 24 निकल कर आ गया, सो 24 के बाद में हम यहाँ पर स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्क्वायर यूनिट्स लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यह एरिया की यूनिट होती है और हमें इसी फॉर्म में इसे लिखकर आना है। हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, ये प्रूफ आया कैसे, यानी कि ये फॉर्मूला बना कैसे। सो देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया कि एबीसी को एक ट्रायंगल है, गिवन प्लेन पर हमने इसे कंसिडर कर लिया। हमने ए से परपेंडिकुलर बनाया एएल, बी से परपेंडिकुलर बनाया बीएम और सी से परपेंडिकुलर बनाया सीएम। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी एम एन सी ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 ट्रेपीजियम नजर आ रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम वह गिवन फिगर होती है जिसमें कि 2 साइड है पैरेलल होती है। इक्वल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 साइडें पैरेलल होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। इक्वल नहीं है तो सिंपल हमारा ये ट्रेपीजियम ही रहेगा। सो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ए बी एम एल ये एक ट्रेपीजियम बन गया है। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या रहता है कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू का इसकी हाइट। तो ये हो जाता है हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। अब अगर हम इस पे बात करें तो ए एल एन सी, एक यहां से एक ट्रेपीजियम बन गया है ए एल एन सी, और एक ट्रेपीजियम हमारा कहां पर नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो बी एम सी
एन, तो बी एम एन सी हमारा एक ट्रेपीजियम बन गया। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रेपीजियम नजर आ रहे हैं? हमें 3 ट्रेपीजियम यहाँ से नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास में तीनों ट्रेपीजियम है। तो देखिए बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो देखिए अगर हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में से हमें सिर्फ एबीसी ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, ए बी एम एल एक ट्रेपीजियम प्लस ए एल एन सी 2 ट्रेपीजियम, इनका क्या निकाल लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस पूरे एरिया में से हम किसके एरिया को माइनस कर देते हैं, इतने एरिया को हटा देते हैं। इतना एरिया हटा दिया तो गिवन क्या दिख रहा है हमारे पास में, ए बी सी का एरिया ही बचेगा और यही हमें फाइंड आउट करना है। सो अब देखिए हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब हमने यहाँ पे समझ लिया 3, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, और जो नीचे वाला बी एम एन सी बच गया ये हो गया हमारा तीसरा फिगर। सो 1 + 2 को जोड़िए और इसमें से 3 को माइनस कर दीजिए। सो देखिए हाफ ऑफ बी एम प्लस का ए एल, तो यहाँ से बी एम जो है ये क्या होगी, इसकी पैरेलल साइड्स होगी। सो इन दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़िए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी हाइट से, हाइट एम एल होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम हाइट बोलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हाफ ऑफ ए एल प्लस का सी एन इंटू का एल एन माइनस नीचे वाले गिवन ट्रेपीजियम को माइनस कर देंगे, हाफ ऑफ बी एम और सी एन इंटू का एम एन। सो अब देखिए बी एम कैसे निकलेगा। सो बी एम हमारे पास में है y2 माइनस, अगर हम यहां से देखें y2 माइनस का y1 इंटू का x2 x1 माइनस का x2। तो देखिए बेसिकली ये वैल्यू कैसे बनी, इस पर बात हम करते हैं। सो देखिए ये है हमारा y2, ये हमारा x2, ये है x1, ये है y1। अगर हम यहाँ से ml निकालने की बात करें तो सबसे पहले ml फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है x1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है x2। x1 माइनस x2 करेंगे तो ml आ जाएगा, x1 माइनस का x2 कर देंगे तो ml निकल कर आ जाएगा। y में बात करें तो y की तो इसमें दूरी ही नहीं है क्योंकि y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने हैं, 0 के बराबर दे रखे हैं। सो ये हो गया हमारा ml। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें bm की बात करें तो देखिए bm कैसे निकलेगा, bm प्लस का al। सो bm अगर हमें दूरी निकालनी है तो bm यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो x की कितनी आ रही है, x2, और y की कितनी है, y की तो वैल्यू 0 है यहाँ पर, और ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे m के। और अगर हम यहाँ से l के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो l यहाँ पर 0 है y की कोऑर्डिनेट, जबकि x की वैल्यू कितनी है, x1 वैल्यू यहाँ से रहेगी। सो इस तरीके से अब अगर हमें bm की वैल्यू फाइंड आउट करें तो bm कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 माइनस x2 ये तो 0 बन जाएगा, फिर 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ y2 बचेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 के बराबर आ गई। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, y2, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, y1। तो यहाँ पे बनेगा y2 माइनस y1 और इस तरीके से आएगा। al हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, cn फाइंड आउट करेंगे, ln फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से सारी वैल्यूज को पुटअप कर देने के बाद में देखिए यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से y2 कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या कट रहा है, y3 यहाँ से हट जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनेगा हाफ ऑफ, यहाँ पे वर्टिकल बार लगाएंगे, x1 ब्रैकेट में x1 लिख दिया है तो अगला आएगा 2, फिर आएगा 3, बीच में माइनस रहने दीजिएगा, प्लस, फिर आएगा 2 से शुरुआत करेंगे, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे प्लस लगा के 3 लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में दोनों प्लस x1 1 2 3, यहाँ पर लिखते हैं माइनस 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 माइनस, 1 2 3 आ गया, 2 3 1 आ गया, 3 2 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालना है ये आपको मैंने समझा दिया है, बाकी आपको खुद भी पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ से आसानी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया जब हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए। इसके अलावा इसी चीज को करने का एक और भी तरीका है, हमारे पास में तीनों कोऑर्डिनेट्स हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 को अगेन एक बार और यहाँ पर लिख देंगे। इजीली हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एरो मार्क कर दीजिए, इधर इस तरीके से एरो मार्क कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये बेसिकली एरिया है, कैसे निकलेगा, x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1। तो इसे लिख दिया। अब माइनस करिए, अब इस तरफ से आ जाइए, x2 इंटू y1 प्लस x3 इंटू y2 प्लस x1 इंटू y3
और बीच में यहाँ पर माइनस रहेगा, जो कि इस पूरे एरिया को, ये टोटल जो वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस में आ जाएगी, जो वैल्यू बनेगी वही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये बेसिकली इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके, यानी कि इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखने का एक तरीका, इसके अलावा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज यहाँ पर हो रही है। देखिए x1 इंटू y2 यहाँ पर आ रहा है, और अगर हम यहाँ से देखें x2 प्लस y3 यहाँ पर आ रहा है, x3 इंटू का y2 भी यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने देख ली किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। अब अगर हमारी ये वैल्यूज इस तरीके से बनकर आ गई है, अब हमें क्या करना है, x1 इंटू का y3 देखिए माइनस में रहेगा, x2 इंटू y1 ये भी माइनस में रहेगा, x3 इंटू y1 देखिए यहाँ पर ये माइनस में रहेगा। अब हमें क्या कर देना है, इस पूरे का हाफ और कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हाफ करे बिना हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर नहीं आएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि कैसे हमारा यह फॉर्मूला बनेगा और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स निकालने, यानी कि इसी चीज को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट हमें समझना है, वो क्या है कि जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि कोलिनियर कैसे प्रूव किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास में एक 3 पॉइंट होते थे ABC, और हमसे बोला जाता था कि इसे कोलिनियर प्रूव करिए, यहाँ पर वैल्यूज होती थी कुछ। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी सॉल्व किया था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा था, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम इसे दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इसे दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से AB निकाली है, BC निकाली है और AC निकाली है। कोई भी 3 हो सकता है, ये पॉइंट इधर उधर हो, मैंने सिर्फ रैंडमली लिए हैं ABC, ऐसा हो सकता है कि C यहाँ हो, B यहाँ हो। सो देखिए मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस 4 आ रही है, कोई एक डिस्टेंस 6 आई है और कोई एक डिस्टेंस 10 आई है। इसका मतलब यह हुआ कि किन्हीं दो को जोड़कर तीसरे के बराबर दूरी आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो देखिए अगर मैं इससे आपसे कहता हूं कि तीनों वर्टेक्स को से एक ट्रायंगल बनाइए, तो आपका ट्रायंगल तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ गए। तो इसका मतलब है कि इस केस में ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन है और हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करें तो वह एरिया कितना आएगा, 0 स्क्वायर यूनिट निकल कर आएगा। सो इसका मतलब यह हो गया कि इस केस में अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हमें प्रूव करना है तो हम कोलिनियर कैसे दिखा सकते हैं, डिस्टेंस निकाल के, डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर किसी भी 2 साइड को जोड़कर अगर तीसरे के बराबर आ जाती है तब उस केस में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। और अगर कम या ज्यादा आ जाती है तो उस केस में कोलिनियर नहीं रहेंगे, उस केस में एरिया निकल कर आ सकता है। और अगर हमें डायरेक्टली कोलिनियर प्रूव करना है तो हम एरिया निकाल लेंगे, 0 के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके, देखिए यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। हाफ ऑफ फॉर्मूला बस हमारे पास में होना चाहिए। फॉर्मूले के केस में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x1 लिखिए, यहाँ पे x2 लिखिए, यहाँ पे x3 लिखिए, बीच में 2 बार प्लस लगा दीजिए, ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे y लिखिए, माइनस करिए, y लिखिए, यहाँ y लिखिए, माइनस करिए, y लिखिए, यहाँ y लिखिए, माइनस करिए, y लिखिए। 1 आ गया 2 3, 2 आ गया 3 1, 3 आ गया 2 1। 2-3 बार आप लिखोगे, उसके बाद में आपको इस तरीके से लिखना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, क्योंकि जब हमारे पास में प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इजिली हमारे माइंड में ये चीज बैठ जाती है। सो देखिए कोऑर्डिनेट हमारे पास में गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करना है और हमें आंसर निकालना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा हो सकता था केस कि सॉल्व करने पर माइनस की वैल्यू निकल कर आ जाती। अगर यहाँ पे माइनस निकल कर आ जाता तो भी हमें इसे प्लस में कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ जो हमें वैल्यू लेनी है वो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हमें करनी है। अब देखिए डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे तो हाफ ऑफ 3 इंटू 8 प्लस का 11 इंटू 12 प्लस का 8 इंटू का 2 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 3 इंटू का 12। ये सारी की सारी वैल्यू माइनस में है, इसीलिए हमने यहाँ पे बाहर ही एक बार में माइनस लगा दिया। अब इसी से भी आप सॉल्व करिए, एक ही आंसर निकल कर आएगा। अगेन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मुला पुट अप कीजिए, आंसर हम निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में करके आना, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वहां पर दोनों मेथड सॉल्व करना है। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आंसर जो भी निकल कर आए पीछे स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा, इसके मार्क्स भी कटने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमें गलती किसी भी तरीके से नहीं करनी है। अगला देखिए, प्रूव करिए कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टेक्सेस यहाँ पर गिवन है यह इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करा था, जिसमें हमें 1/sp प्लस 1/sq डिस्टेंस को इंडिपेंडेंट ऑफ टी दिखाना था। तो वहां पे हमने क्या करा था, sp दूरी निकाली थी, sq दूरी निकाली थी, रेसिप्रोकल करके जोड़ दिया था, जिसमें कि टी टर्म नजर नहीं आई थी। सेम यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि टी अपने आप ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो एरिया निकल कर आया -4 आ रहा है बार के अंदर,
इसका मतलब है अगर यहाँ पर -4 आ रहा है, देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, 4 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा। लेकिन एरिया क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ली 4 स्क्वायर यूनिट्स। और 4 स्क्वायर यूनिट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टी का कोई जिक्र नहीं आया, यानी कि इस ये जो एरिया है इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो गया। ऑल्टर मेथड से अगर हम करेंगे तो इससे भी यही एरिया निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है जो कि इसके मिड पॉइंट से बनेगा और उसके वर्टेक्सेस हमारे पास में गिवन है। इसके अलावा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल कर आ रहा है उसका रेशियोज भी निकालना है गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल से। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एबीसी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में गिवन है, हमने एरिया निकाल लिया 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालना है गिवन अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया। तो जब हम अंदर के गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो मिड पॉइंट पता होने चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। 0 + 2/2 1, -1 + 1/2 0। तो एफ डी ई एफ हमने इसके भी कोऑर्डिनेट निकाले। अब हम इस गिवन ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल बनता है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली पुटअप नहीं करोगे। मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो एरिया निकल कर आता है वह पूरे गिवन एरिया के 1/4 होता है। जैसे कि यहाँ 4 आया तो 100% ये जो एरिया निकल कर आएगा ये 1 ही निकल कर आएगा। सो हमने यहाँ पर देखा तो एरिया कितने निकल कर आया, 1 स्क्वायर यूनिट निकल कर आया है। तो 1 स्क्वायर यूनिट निकल कर आया, इसका मतलब है कि हमारा गिवन जो एरिया निकल कर आया है उससे और जो क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखा है उसका रेशियो कितना हो गया, 1:4। कहने का मतलब यह हुआ, इससे हमारे पास में एक रिजल्ट निकल कर आया और इस रिजल्ट को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ही गिवन ट्रायंगल है, इसका एरिया बोल दिया जाता है कि 48 स्क्वायर यूनिट है। और देखिए हम यहाँ पर जो चीजें पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि गिवन ट्रायंगल का एरिया 48 स्क्वायर यूनिट और ये एबीसी इसकी लेंथ है, या एबीसी सॉरी इसके वर्टेक्सेस है। हमसे बोला जाएगा कि अगर इस गिवन ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए, मिड पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बनाया जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब हमें कैसे निकालना है, बाकी अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखिए 1:4 रेशियो है। इसका मतलब है कि ये 4 की जो वैल्यू है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की वैल्यू 48 दे रखी है, यानी कि 4 की वैल्यू 48 दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालनी यानी 12 रही होगी। यानी कि ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 ही होगा, यानी 12 × 48। यानी कि एरिया कैसे निकलेगा, इक्वल ही एरिया में ये बट जाता है। तो ये हो जाता है इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि ये मिड पॉइंट है और हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इसके एरिया को फाइंड आउट करना है कि 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल कर आएगा या नहीं। सो देखिए सेम यही क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे कोऑर्डिनेट गिवन थे, इस बार कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो हम अपने कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मानेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, एबीसी का भी एरिया निकाल लेंगे और डीईएफ का भी एरिया निकाल लेंगे। वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करने के बाद में 1/4 टाइम्स ही आ जाएगा हमारा गिवन ट्रायंगल के एरिया के। सो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो वर्टेक्सेस हैं एबीसी के, वो गिवन है क्वेश्चन में। एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को डी और ई पर। ध्यान रखिएगा लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो केस अलग होगा, इसके अलावा कहीं इंटरसेक्ट कर रही है वो क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और कंपेयर करिए इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से। तो देखिए एबीसी ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और ई के। अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो एरिया निकाल सकते हैं। सो डी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि हमें AD बाय AB गिवन है 1/4, यानी कि AD है 1 और ये पूरा है 4। तो अगर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3। बेसिकली ये 3 दूरी नहीं है, रेशियोज है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। सो देखिए कैसे लिखेंगे, AD बाय AB बराबर AE बाय AC बराबर 1/4। इसे पलट देते हैं तो AB बाय AD AC बाय AE बराबर का 4। AB कब बनेगा, AD प्लस का DB, तो AD प्लस का DB। AC कब बनेगा, AE प्लस का EC, AE प्लस का EC। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो देखिए AD इसके नीचे भी आएगा, AD इसके नीचे भी आएगा। AD से AD कट गया, यहाँ 1 बचा, प्लस DB बाय AD, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस EC बाय AE इक्वल्स का आ गया यहाँ पर 4। अब अगर हम यहाँ से DB बाय AD निकालें तो देखिए DB बाय AD कितना आएगा 4, यहाँ पे 1 माइनस में हो जाएगा तो DB बाय AD आएगा 3 और EC बाय AE भी आएगा 3। पलट के लिख देंगे तो 1/3 1/3, तो रेशियो आ गया 1/3।
1:3। सो अब देखिए, अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये m हो गया, ये n हो गया। सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे और एरिया निकल कर आ जाएगा। इस केस में हम ध्यान से देखें तो एरिया कितना आएगा, 1:16 एरिया निकल कर आएगा। अब देखिए टोटल यहां से यहां तक कितना था, ये 4 था। अब अगर हम इसे कंसेप्चुअल बेसिस पे समझे तो देखिए यहां से यहां तक ये कितना था, 4 था। ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। अगर ये टोटल 4 है तो इसका कोई मिड पॉइंट भी रहा होगा। सो मान लेते हैं कि MN इसका मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है सो ये कितना है, ये 4 है। और मिड पॉइंट की बात करें तो ये 2:2 हो जाएगा, या हम ये कहें कि 1:1 रेशियो यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब है ये कितना हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो MN किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ BC के बराबर हो जाएगा। इतना हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। सो उस केस अब अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 1 रहा होगा। सो अगर साइड का रेशियो जितना भी होगा तो एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स रेशियो हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह हुआ मेरा, देखिए अगर हमने यहाँ पर ये M है और ये हमारा N है, और ये साइड पहले 1:2, ये हमारी टोटल 4 थी तो ये 1 है, ये 3 है, और हमने इसे यहाँ से मिड पॉइंट मान लिया, यानी कि M क्या है, AB का मिड पॉइंट हो गया। तो ये 3 को हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, और ये है 1, ये भी 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 के बराबर हो गया। तो देखिए ये 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2 है, और MB भी 2 है। सो यदि हम साइड की बात करें तो साइड देखिए यहाँ पर कितनी है, 2, और टोटल साइड कितनी है, 4, यानी कि दुगना हो रहा है साइड। सो अगर साइड दुगनी हो रही है तो जो एरिया होता है स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, चेंजेस, तो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 का रेशियो का अंतर आएगा। यानी कि अगर हम AMN का रेशियो और ABC का रेशियो निकाले तो 1:4 का रेशियो का अंतर आएगा। साइड का अगर 1/2 है तो एरिया का कितना आ जाएगा, 1:4। अब अगर हम इसकी बात ना करें, अब हम अपने छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये भी अगेन मिड पॉइंट है। सो अब रेशियो कितना हो जाएगा, अगेन 1/4 हो जाएगा। यानी कि ADE ट्रायंगल का जो रेशियो है AMN से वो अगेन 1:4 हो जाएगा। AMN से 1/4 है तो इसका मतलब टोटल से कितना हो जाएगा, 1:16 का रेशियो यहां से बनकर आएगा। तो यानी कि हम डायरेक्टली भी रिजल्ट अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वनडे एग्जाम में कि इस तरीके से पूछा जाए तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, 1:16 ही हमारा आंसर निकल कर आएगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 7 पर। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, इफ ABC are the vertices of triangle ABC, then verify the fact that a median of a triangle ABC divide it into two triangles of equal area। देखिए एक गिवन ट्रायंगल होता है, ये अगर मीडियन है तो मीडियन गिवन ट्रायंगल के एरिया को हाफ हाफ में बांट देती है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी अलग चीज है और हाफ हाफ एरिया में बांटना अलग चीज है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उससे लेना देना नहीं है। सो हमें मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल गिवन है, हमें डी कोऑर्डिनेट निकालने, हम डी आसानी से निकाल सकते हैं बी और सी के मिड पॉइंट से। उसके बाद में हमारे पास में AD B कोऑर्डिनेट है, इससे हम एरिया निकालेंगे, ADC का भी एरिया निकालेंगे, हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दोनों ही केसेस में इक्वल एरिया आएगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। सो इस तरीके से हमने देख लिया, डी के मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ADB ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ADC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, या हम डायरेक्टली ABC का एरिया निकाल सकते हैं और छोटे वाले का। अगर इसका दुगना आ गया तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ABC अगर 6 है और अगर ये 6 है तो इसका मतलब है ये 3 एरिया रहा होगा। हमने इसका गिवन ट्रायंगल का एरिया निकाला ABD का, देखिए अगर ये 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाफ हो गया। सो मीडियन जो है ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में बांटती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा एक कंसेप्ट बन गया कि अगर गिवन ट्रायंगल में हमने जैसे कि पिछली क्लास में अभी पढ़ा था कि मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं, ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाता है। या हम ये कहें कि इसका एरिया अगर 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, अगर ये मिड पॉइंट होता है तब उस केस में। और अगर सिर्फ और सिर्फ मीडियन की बात करें, टोटल एरिया 50 है तो मीडियन जो है ट्रायंगल को बराबर बराबर एरिया में बांट देते, तो ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। इसके अलावा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये 5 है, ये हमारा 4 है, सॉरी ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि हम इजिली इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। तो एरिया यहां से कितना निकल कर आएगा, देखिए एरिया निकल कर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 टाइम्स, यानी कि एरिया कितना आ गया 6 के बराबर निकल कर आएगा जब यहाँ 90 डिग्री बनना है। अब अगर हमने इसकी साइड को दोगुना कर दिया तो देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब देखिए 4 टाइम्स हो गया, 6 4 जा 24 यहाँ से निकल कर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर साइड को हमने कितना कर दिया, देखिए साइड को हमने सिर्फ और सिर्फ 2 गुना करा है, लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया कितने गुना हो गया, इस दुगने का स्क्वायर टाइम्स हो गया, यानी कि एरिया हो जाएगा 4 गुना। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यदि साइड 2 गुनी हो रही है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, अगर साइड 3 गुनी हो रही है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सो 9 गुना एरिया हो जाएगा इस केस में। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख ले, देखिए हम जो क्लास 9 में चीज़ों को पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट को हमें समझना होगा, क्योंकि एग्जाम जब आते हैं हमने क्लास 10 में जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया, पेपर में जो आना था क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब हम इसे अपने रियल लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए गिवन ट्रायंगल है, हमने इस गिवन ट्रायंगल के साइड्स को अब 3 गुना कर दिया, तो ये 9 आ गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, 9 12 और 15। अब अगर हम इसने हमने देखिए साइड कितने गुना करी है, 3 गुना। अगर हम अब इसका एरिया निकाले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है 6 आएगा, 9 6 जा 54 हो गया। सो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया ध्यान से देखिए 6 था, साइड 3 गुना कर दिया तो एरिया कितना गुना होगा, जितने गुना साइड हो जाएगी उसका स्क्वायर टाइम्स एरिया होता है। तो 3 गुना साइड होगी तो इसका स्क्वायर 9 आएगा, और देखिए 6 और 54 में कितने का अंतर है, 9 टाइम्स का अंतर आ गया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर यह समझ लिया कि साइड जितने टाइम्स अगर साइड हो जाती है तो जो एरिया है उसके स्क्वायर टाइम्स ही होता है। और क्यूब अगर पूछा जाएगा तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो क्यूब टाइम हो जाता है वॉल्यूम। सो देखिए ये हमारा बेसिकली कंसेप्चुअल केसेस होते हैं जिसे कि हम यहीं से समझते हैं, यानी कि क्लास 10th और 9th में जो चीज़ हमने समझी है उसी को हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। सो देखिए इस तरीके से हमने एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, ऑन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी दिया हो, 4 कोऑर्डिनेट्स तो एटलीस्ट गिवन ही होंगे। अगर 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर लें तो एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, दूसरा ट्रायंगल यहाँ बन गया, हमारा एरिया निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि गिवन ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन, हम एरिया निकाल लेंगे। अगेन यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इसका भी एरिया निकाल लेंगे, दोनों का एरिया जोड़ देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और अगर यह रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के केस में हम जानते हैं कि ये जितना होगा उतना ये होगा, स्क्वायर होता है तो भी बराबर हो जाएगा, ये एरिया। सो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को, जैसा क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से हमारा कैलकुलेशन भी होगी। चारों वर्टिसेस गिवन है, 2 अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे, हमारे दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जोड़ देंगे। कोलिनियरिटी पे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो एरिया होता है तो देखिए हाफ हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर 0 के आएगा, तो ये जो 2 है यहाँ जाएगा तो 0 के बराबर, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं, इससे 1/2 लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देखिए गिवन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। सो अगेन हम इस केस में इसका एरिया निकाल देंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि एरिया निकालिए गिवन ट्रायंगल का, तो एरिया निकालना होगा तब भी यही करना है, कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो भी यही करना है। एरिया निकालना होता तो जो वैल्यू आती वही आंसर हो जाता। कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो अगर एरिया 0 आ गया तभी जाकर ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो देखिए यहाँ एरिया 0 आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है। अगेन यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, इसे कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया कितना लाना होगा, 0। सो हम सॉल्व करेंगे, अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑन फाइंडिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और अननोन व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 गिवन पॉइंट्स हैं और कहता है कि ये पॉइंट कोलिनियर भी है, तब बताइए के की वैल्यू। तो अब ध्यान से समझना है कि यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो अब हम पहले से ही जानते हैं कि एरिया 0 के बराबर आएगा। सो इक्वेशन बनेगी जिसमें हमें इस इक्वेशन को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। ये हमारा इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी तो देखिए 2k² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ध्यान रखिएगा माइनस के है, तो इस वजह से हमें फॉर्मूले में भी इसी तरीके से वैल्यूज पुटअप करनी है कि हमारे कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलती ना हो। सो देखिए -1 की मल्टीप्लाई -6 की मल्टीप्लाई -k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर -k की मल्टीप्लाई -2k से करेंगे, तो साइन का ध्यान रखेंगे, इक्वेशन को अपने को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/2 बिल्कुल लगाएंगे, यह फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो जरूर 1/2 लगाइएगा। अगले स्टेप में भले ही आप 1/2 को इस तरफ ले जाकर 0 के बराबर दिखा दें, जिससे यह साबित हो जाता है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 ही आते हैं, तो हमें फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। सो इसे 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी जब ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पर लाई करें। तो बेसिकली इस बात को कहने का मतलब ही हो गया कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। सो हम एरिया को 0 के बराबर रख देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कंडीशन बताइए एक्स और वाई की जब वो इस गिवन लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट पर लाई करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें कंडीशन निकालनी है। कंडीशन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें डायरेक्टली एरिया ऑफ दी ट्रायंगल ही फाइंड आउट करना है और इसे किसके बराबर रख देना है, 0 के, क्योंकि ये लाइन पर लाई कर रहा है। एक्स और वाई की फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगी यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू पुटअप करनी है, इजिली सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व होने के बाद में जो बनकर आया यही हमारी वह कंडीशन है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। इफ पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कोई भी एक पॉइंट है जो कि लाइन ज्वाइनिंग इन पॉइंट पर आ रहा है तो हमें यह चीज शो करनी है। तो देखिए आपका क्वेश्चन कुछ किसी भी फॉर्म में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एक ही पॉइंट पर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं सो बेसिकली एरिया ऑफ एरिया जो कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनेगा उसका जो एरिया निकल कर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी, अगर हमसे कंडीशन पूछता तो हम इस फॉर्म में कंडीशन लिखकर छोड़ देते जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है। हमें इस फॉर्म में शो करना है तो हम लास्ट में जाकर इस फॉर्म में लाकर ही इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मिक्स टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यदि वर्टिसेस हमारे किसी ट्रायंगल के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है तो प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल नहीं होगा। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स है। सो इंटीजर्स है तो देखिए हमने मान लिया अपने 3 कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से जिसमें कि x1, x2, x3 कुछ भी हो सकते हैं पर इंटीजर्स होंगे, चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव की वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ये हो सकते हैं। सो देखिए कुछ भी होंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट आएगा, यानी कि रिजल्ट जो भी निकल कर आएगा वो रैशनल नंबर निकल कर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो फ्रैक्शन में निकल कर आए, सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स ही होंगे। इफ पॉसिबल हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो जो एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 AB का स्क्वायर। अब देखिए AB की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, √3 की वजह से, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये चलती चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने क्लास चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमने क्लास 9th में सीखा था कि कैसे हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो बनता था √2, फिर 1 लेते थे, फिर यहाँ पे बनाते √3 और क्लास 10th में हमने इसे कंसेप्चुअल तरीके से, एनालिटिकल तरीके से सीखा था जिसमें कि हम इसे √3 को पहले रैशनल मान लेते थे, फिर लास्ट में हम दिखाते थे कि इसके a/b जो है कॉमन फैक्टर्स अलग अलग आ रहे हैं जिस बेसिस पर ये रैशनल नहीं क्या हो जाता था, इर्रेशनल। सो बेसिकली AB की चाहे कोई भी वैल्यू हो लेकिन आंसर जो निकल कर आएगा इससे इर्रेशनल आएगा। जबकि हमने यहाँ पर समझा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जो आंसर निकल कर आ रहा है वो रैशनल आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ट्रायंगल अगर हो तो आंसर रैशनल आएगा, लेकिन अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आंसर रैशनल नहीं आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि यदि तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट इंटीग्रल फॉर्म में दे रखे होंगे तो वह ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल के केस में जो आंसर बनेगा वो इर्रेशनल बनेगा। जबकि अगर तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रैशनल। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से यही रिजल्ट निकल कर आया कि ट्रायंगल कुछ भी होगा लेकिन वह इक्विलेटरल नहीं होगा जब हमारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ट्रायंगल के गिवन होंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, यदि 2 कोऑर्डिनेट हमारे गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है जबकि PA बराबर PB है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PA भी दे रखा है। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स को हम XY मान सकते हैं, PA दूरी हम निकाल सकते हैं, PB दूरी भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस है तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। देखिए PA बराबर PB है तो स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल से कंडीशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी वही कंडीशन हम यहाँ पर भी बना लेंगे। अब 2 इक्वेशन बन के आएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल। उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे आंसर्स निकल आएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ABC कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड P कोई भी एक पॉइंट है XY, हमें शो करना है कि रेशियो जो है PBC एंड ABC का वह इसके बराबर आएगा। इजिली सॉल्व हो जाएगा। हमें करना क्या है,
देखिए एबीसी के कोऑर्डिनेट हमारे गिवन है, पी का कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी निकालेंगे, पीबीसी निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेंगे, और जब दोनों के रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर इसी फॉर्म में निकल कर आएगा। यानी डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो इस तरीके से हम इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ तक के क्वेश्चन थे एग्जाम्पल में, और यहाँ तक के क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।